हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज की वीडियो में हम पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सुप्रीम कोर्ट जिसको कवर करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसका गठन किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसका गठन किसके तहत किया गया। तो इसका गठन किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और यदि ये पूछे कि इसका जो प्रावधान है ये कौन से देश से लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट इसका प्रावधान लिया गया था अमेरिका से, यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहीं से लिया गया था इसका प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यकारी भाषा है यह है अंग्रेजी भाषा। और दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय ये स्थापित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है इससे संबंधित जो संविधान का भाग है वह है भाग 5, यानी संविधान के भाग 5 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख दिया गया है। और यदि अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 124 से लेके अनुच्छेद 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। और इन्हीं 124 से 147 तक अनुच्छेद के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र और शक्तियां, इन सभी का वर्णन दिया है। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एक तो बनता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट यह संविधान के कौन से भाग में, तो यह संविधान के भाग 5 में। यदि आर्टिकल की बात को तो आर्टिकल है 124 से लेके 147 तक। यदि इसके गठन की बात हो तो इसका गठन किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और इसका प्रावधान लिया गया है अमेरिका से। तो यह थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 124 के बारे में। तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए। इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और इसमें एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश जिसे कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसी के अलावा 7 होंगे अन्य न्यायाधीश। जो मूल संविधान है उसमें यह कहा गया था कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते, यानी 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं लेकिन 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते। लेकिन साथ ही में यह भी कहा गया था कि संसद को यह अधिकार है कि वह कानून के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार रखती है, यानी न्यायाधीशों की संख्या यह संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो ध्यान देना यहाँ पे कि एक तो है मूल संविधान जिसमें 7 तो थे अन्य न्यायाधीश और एक था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस प्रकार मिला के थी टोटल 8 मुख्य न्यायाधीशों की संख्या। यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में है 33 तो अन्य न्यायाधीश है और एक है मुख्य न्यायाधीश, और इस प्रकार न्यायाधीशों की जो संख्या है यह वर्तमान के अंदर है 34। तो एग्जाम के अंदर यदि यहां से क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना अच्छे से कि क्वेश्चन पूछा क्या है। यदि मूल संविधान के बारे में पूछा गया है तो इसमें आएगी टोटल 8 न्यायाधीशों की संख्या। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान के अंदर होंगे टोटल 34 न्यायाधीश। यहीं पे ध्यान देना है कि जो वर्तमान में भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है यह है एन.वी. रमन्ना। तो एन.वी. रमन्ना जो आपको फोटो दिख रही है यही है एन.वी. रमन्ना, जो कि भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है यह क्या क्या है। तो संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया है, लेकिन इसके संबंध में 3 प्रावधान दिए गए। अब ये 3 प्रावधान कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला प्रावधान है कि वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है और उसके मामले में किसी भी प्रकार का प्रश्न उठे, यानी जो न्यायाधीश है ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं,
लेकिन यदि इस मामले में किसी भी प्रकार का प्रश्न उठता है, यानी आयु से संबंधित कोई भी प्रश्न उठता है, तो उसका जो निर्धारण है यानी उसका निपटारा यह संसद के द्वारा स्थापित किसी संस्था के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि न्यायाधीश चाहे तो वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर अपनी जो 65 वर्ष की आयु है उससे पहले भी पद को त्याग सकता है। और एक है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। तो यह थे न्यायाधीशों के कार्यकाल से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी। आगे हम देखते हैं न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या की। सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। सेकंड है, किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश के कार्य पर हो। सेकंड है, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 10 वर्षों से वकालत कर रहा हो। तो यह है न्यायाधीशों की योग्यता है। और लास्ट है, राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो। लेकिन ध्यान देना है कि जो ये वाली शर्त है, राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो, इस शर्त के अनुसार अभी तक किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं बनाया गया। जो न्यायाधीश बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं इन 2 शर्तों के आधार पर। या तो वह हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों से न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या फिर हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों से वकालत कर रहा हो। तो यह है न्यायाधीशों की योग्यता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ध्यान देना है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब इसमें भी 2 पद्धतियां थी। एक तो थी पुरानी पद्धति जो थी 1950 से लेके 1993 तक, और एक है 1993 से लेके वर्तमान तक। अब ये दोनों पद्धतियां कौन कौन सी है? सबसे पहले हम बात करते हैं 1950 से लेके 1993 की। इसमें क्या होता था कि जो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्ति की जाती थी, यानी जो न्यायाधीश थे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी मंत्री परिषद की सलाह पर। लेकिन जो वर्तमान के अंदर है, वर्तमान के अंदर की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा कोलेजियम की सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यानी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी, लेकिन पहले की जाती थी मंत्री परिषद की सलाह पर, जबकि वर्तमान में की जाती है कोलेजियम पद्धति की सलाह पर। अब जो ये कोलेजियम पद्धति है यह क्या है? तो कोलेजियम पद्धति के अंदर एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश और 4 होते हैं अन्य न्यायाधीश। यानी इस 5 व्यक्तियों की जो होती है पद्धति, इसे ही कहा जाता है कोलेजियम पद्धति, जिसमें एक तो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 होते हैं अन्य न्यायाधीश। यह किसी व्यक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति के द्वारा उसको न्यायाधीश की नियुक्ति दी जाएगी। तो यह होती है कोलेजियम पद्धति। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। ध्यान देना है कि जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है इसका उल्लेख संविधान के अंदर कहीं भी नहीं है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख संविधान में नहीं है, तो इसकी पद्धति, इसका जो नियुक्ति है वह कैसे होती है? तो इसकी नियुक्ति होती है परंपरा के अनुसार, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है उसको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो भी सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसी को नियुक्त किया जाएगा मुख्य न्यायाधीश। और इस परंपरा का उल्लंघन हो चुका है 2 बार। एक तो हुआ था अजित नाथ रे के समय 1973 के अंदर, और एक हुआ था हमीदुल्ला बेग के समय जो हुआ था 1977 के अंदर। इन दोनों समय क्या हुआ था कि जो अजित नाथ रे और एक जो ये हमीदुल्ला बेग, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं थे, फिर भी इनको राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो यहां पे हुआ था परंपरा का उल्लंघन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है और सबसे कम कार्यकाल किसका है। तो यदि क्वेश्चन पूछे सबसे लंबे कार्यकाल की, तो यह है वाईवी चंद्रचूड़ का, जो रहा था 2696 दिन।
तो ध्यान देना है YV चंद्रचूड़, इनका कार्यकाल था सबसे लंबा, जो था लगभग 7.5 वर्ष के आसपास, यानी 2696 दिन के आसपास। यदि हम सबसे कम कार्यकाल की बात करें तो सबसे कम कार्यकाल था कमल नारायण सिंह का, और इनका कार्यकाल रहा था 17 दिन का। तो YV चंद्रचूड़ का तो सबसे लंबा कार्यकाल है, और कमल नारायण सिंह इनका है सबसे कम समय तक का कार्यकाल, 17 दिन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया, कि जो न्यायाधीश है इनको कैसे पद से हटाया जा सकता है। तो इनको पद से हटाने के लिए हटाया जा सकता है, एक तो होता है कदाचार और अक्षमता। इन दोनों के आरोप में इनको पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। तो एक तो अक्षमता और एक कदाचार, इन दोनों आरोपों में इनको पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है। अब ये प्रस्ताव कहाँ पे लाया जाता है, यानी लोकसभा में लाया जाता है या फिर राज्यसभा के अंदर लाया जाता है। तो ध्यान देना है कि जो प्रस्ताव है ये किसी भी सदन के अंदर लाया जा सकता है, यानी राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा के अंदर भी लाया जा सकता है। तो ये प्रस्ताव कहीं भी लाया जा सकता है, लेकिन ध्यान देना है यदि प्रस्ताव लोकसभा के अंदर लाया गया हो तो इसमें कम से कम 100 सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है, और यदि प्रस्ताव राज्यसभा के अंदर लाया गया हो तो इसमें कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। नेक्स्ट है संबंधित सदन, यानी जिस भी सदन के अंदर यह प्रस्ताव लाया है उसके अध्यक्ष के द्वारा आरोपों की जांच की कार्यवाही की जाती है, और उसके बाद में संसद में चर्चा होती है। लेकिन ध्यान देना है कि चर्चा होने के कम से कम 14 दिन पहले जो भी न्यायाधीश था उसको सूचित किया जाता है, यानी चर्चा होने के कम से कम 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीश जिसके बारे में प्रस्ताव लाया गया है उस न्यायाधीश को सूचित करना आवश्यक है। नेक्स्ट है यदि यह प्रस्ताव दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद में न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो यह थी न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया। लेकिन ध्यान देना है अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाकर हटाया नहीं गया है, यानी किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है। लेकिन एक थे वी रामास्वामी, यानी वी रामास्वामी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश थे जिनको हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। तो वी रामास्वामी जो है इनके ऊपर लोकसभा के अंदर प्रस्ताव लाया गया था इनको अपने पद से हटाने के लिए। और एक है दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा यह भी सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश है जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया, और जो राज्यसभा का सभापति है उसने इसे खारिज कर दिया। तो एक तो है वी रामास्वामी, इनके ऊपर तो लोकसभा के अंदर प्रस्ताव लाया गया था, और एक है दीपक मिश्रा जिनके ऊपर लाया गया था राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा अभी तक हटाया नहीं गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 के अंदर न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते इनके बारे में वर्णन दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत की जो संचित निधि है इससे वेतन दिया जाता है, और जब तक वह पद पर रहता है उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। तो यह न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों से संबंधित आर्टिकल नंबर 125। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, और जो संचित निधि है इसका उल्लेख दिया गया है आर्टिकल 266(1) के अंदर। तो आर्टिकल 266(1) के अंदर संचित निधि का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट है जो मुख्य न्यायाधीश है इसका वेतन तो है 2.8 लाख प्रति माह, और जो अन्य न्यायाधीश हैं इसका वेतन है 2.5 लाख रुपए प्रति माह है। तो यह है न्यायाधीशों के वेतन।
और इनके वेतन की कटौती नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है अनुच्छेद 126 और अनुच्छेद 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। यानी जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो यह कर सकता है अनुच्छेद 126 के तहत। ध्यान देना है 125 में तो दिया हुआ है वेतन और भत्ते और 126 में दिया हुआ है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। यानी जब मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं रहता है तो उस समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 इसके अंदर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद 127। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो तदर्थ न्यायाधीश है यह क्या होते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि जो अनुच्छेद 126 है इसमें यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। जबकि जो अनुच्छेद 127 है यह संबंधित है तदर्थ न्यायाधीश से। इसमें क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो 33 अन्य न्यायाधीश है यदि उनमें से किसी का पद रिक्त है तो जो मुख्य न्यायाधीश है यह राष्ट्रपति की सलाह पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। यही दिया गया है अनुच्छेद 127 में। यानी गणपूर्ति नहीं होने की स्थिति में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है यह एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी भी हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है। यानी इसमें बताया क्या गया है कि जब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है यानी सुप्रीम कोर्ट में जो 33 अन्य न्यायाधीश है यदि उनके पद रिक्त है तो मुख्य न्यायाधीश क्या करता है राष्ट्रपति की सलाह पर किसी भी हाई कोर्ट जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट इसके न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो उसकी नियुक्ति करने से पहले मुख्य न्यायाधीश को एक तो राष्ट्रपति की परामर्श लेने की आवश्यकता है और एक जिस भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश को वह नियुक्त कर रहा है जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त कर रहा है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उससे इसकी परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं आपके न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर रहा हूं। तो इन दो व्यक्तियों की परमिशन लेनी होती है। एक तो जिस भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है उसके मुख्य न्यायाधीश की परमिशन और एक राष्ट्रपति की परमिशन। इन दोनों की परमिशन के बाद ही मुख्य न्यायाधीश जो है यह तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं अनुच्छेद 127 के अंदर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 में दिया गया सेवानिवृत्ति न्यायाधीश के बारे में वर्णन। अनुच्छेद 128 में यानी जैसे गणपूर्ति नहीं होने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति से सलाह करके जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है इनको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकता है तदर्थ न्यायाधीश के पद पर। यानी जैसे क्या हुआ कि किसी भी हाई कोर्ट ने अपने न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का तदर्थ न्यायाधीश बनने की अनुमति नहीं दी तो उस स्थिति में अनुच्छेद 128 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की सलाह पर जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो चुके हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकता है। जो भी पद खाली हो रखा था 33 न्यायाधीशों का उन पदों पर। तो यह संबंधित है अनुच्छेद 128। यानी सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति कर सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की सलाह पर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होना है। यानी इसमें क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जो निर्णय उनको साक्ष्य के रूप में काम में लिया जा सकता है। जैसे जो उच्चतम न्यायालय है ये किसी भी निर्णय यानी कोई भी अपराध है उसके संबंध में यदि सजा सुनाता है, यदि उच्चतम न्यायालय उस संबंध में 6 महीने की सजा सुनाता है तो यह एक साक्ष्य के रूप में यानी पत्थर की लकीर के रूप में जाना जाएगा। यानी
ऐसा अपराध कोई भी व्यक्ति करता है तो चाहे हाई कोर्ट के अंदर या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको 6 महीने की सजा का ही प्रावधान दिया जाएगा। यानी उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय देता है वह सोच समझ कर देता है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में किया जाता है। यदि कोई अन्य न्यायालय जो है जैसे हाई कोर्ट जो है, यह सुप्रीम कोर्ट यानी जो उच्चतम न्यायालय है इसके निर्णयों का पालन नहीं करता है, जैसे किसी अपराध के अंदर उच्चतम न्यायालय 6 महीने की सजा सुनाता है, जबकि हाई कोर्ट न्यायालय जो है यह उसी अपराध की यदि 2 साल की सजा सुनाता है तो उसके संबंध में जिस न्यायाधीश ने 2 साल की सजा सुनाई है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय उसके निर्णय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अनुच्छेद 129 के अंदर कि जो उच्चतम न्यायालय इसको अभिलेख न्यायालय कहा गया है, यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों को साक्ष्य के रूप में काम में लिया जा सकता है। यही है अभिलेख न्यायालय, जिसका वर्णन दिया गया है आर्टिकल 129 के अंदर। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 130 के बारे में। अनुच्छेद 130 के अंदर बताया गया है उच्चतम न्यायालय का स्थान, यानी उच्चतम न्यायालय की मुख्य पीठ जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर स्थित है। मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान वह कहीं और भी स्थानांतरित कर सकता है, लेकिन ऐसा निर्णय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद में ही लिया जा सकता है। तो ध्यान देना है एक तो कि सुप्रीम कोर्ट जो है यह दिल्ली के अंदर स्थित है और इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो ध्यान देना है 1935 के भारत शासन अधिनियम के अधीन 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। यहीं पे ध्यान देना है कि जो दिल्ली के अंदर मुख्य पीठ यानी सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी बैठकों का आयोजन होता है यह सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर ही आयोजित होता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से इन्हें कहीं और भी ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे दिल्ली के अलावा एक बार श्रीगंगानगर यानी श्रीनगर और हैदराबाद, यहाँ में 2 बार, एक तो श्रीनगर और एक हैदराबाद, यहाँ पे 2 बार सुप्रीम कोर्ट की बैठकों का आयोजन हो चुका है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां तथा उनके क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार की शक्तियां है सर्वोच्च न्यायालय के पास में। तो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार की शक्ति के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 131 की। अनुच्छेद 131 के अनुसार कुछ मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, और ये मामले कौन कौन से हैं जिनकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, ये बताया गया है आर्टिकल 131 के अंदर, जिसमें सबसे पहला है राज्य और राज्य के मध्य विवाद, जैसे पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य इन दोनों के मध्य विवाद हो जाए। सेंटर यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों के मध्य यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए। एक है यदि केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकार आपस में मिलकर कुछ संगठन बना ले और कुछ राज्य सरकार और राज्य सरकार यह आपस में मिलकर अपना एक संगठन बना ले, तो इन जितने भी संबंधित मामले हैं इनकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। जैसे ये वाला जो थर्ड है इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अभी सेंटर के अंदर जो है ये बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी यदि कोई भी बिल लेके आती है तो बीजेपी से शासित जो भी स्टेट वगैरह है वो तो सेंटर जो बिल लेके आई है उसको मानेंगे, जबकि बीजेपी के अलावा जो राज्य है वह इस बिल को यदि नहीं मानते तो ऐसे मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही की जाएगी। तो यह बताया गया अनुच्छेद 131 के अंदर। नेक्स्ट है अपीलीय अधिकार। अनुच्छेद 132 के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय यह सर्वोच्च न्यायालय है। इससे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकरण आते हैं, यानी उच्च न्यायालय कोई फैसला सुनाता है और इससे आप संतुष्ट नहीं हो तो आप अपीलीय न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जा सकते हैं। और इसके अंतर्गत 3 प्रकरण आते हैं। ये है संवैधानिक मामले, सेकंड है दीवानी मामले यानी पैसों से संबंधित जो भी मामले उसके बारे में आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
थर्ड है फौजदारी मामले। फौजदारी मामले यानी मारपीट से संबंधित कोई भी मामला हो तो उसके संबंध में भी आप अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा सकते हैं। तो ये आते हैं अपीलीय अधिकार अनुच्छेद 132 के तहत। नेक्स्ट है पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार। यह बताया गया अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह समय द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है तथा यदि उचित समझे तो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। यानी अनुच्छेद जो 137 है इसमें बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यह अपने द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उन पर पुनर्विचार कर सकता है, उनको बदल भी सकता है। तो यह अधिकार दिया गया है पुनर्विचार संबंधित अधिकार, जो कि अनुच्छेद 137 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार के अंदर रिट अधिकारिता, जो कि अनुच्छेद 139 के अंतर्गत दी गई है। तो अनुच्छेद 139 के अनुसार संसद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करती है। यानी हमने पिछले वीडियो के अंदर जो मौलिक अधिकारों से संबंधित वीडियो था उसमें हमने बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है यह 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद जो 139 है इसके अनुसार संसद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा, यानी जो 5 मामले थे जहां पे रिट जारी कर सकती है, उनके अलावा भी अन्य मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो इसका अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 139 के अंतर्गत। नेक्स्ट है सलाहकार क्षेत्राधिकार। इसमें अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, पर यानी जो राष्ट्रपति है यह संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले तो सकता है, लेकिन उस सलाह को मानना या फिर ना मानना यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। तो इम्पोर्टेंट है कि जो अनुच्छेद 143 है इसके अनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे उसको राष्ट्रपति माने ही। यदि उसका मन हो तो मान जाए और ना मन हो तो वह उसको नहीं मानता। तो यह था सलाहकार क्षेत्राधिकार जो संबंधित है अनुच्छेद 143 के अनुसार। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य, यानी भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, तो यह थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह है यह थे भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम में किया। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश, यह थी फातिमा बीवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश यह बनी है फातिमा बीवी, लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, यह अभी तक कोई भी नहीं बनी है। तो यह थे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य। तो यह था आज का हमारा पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।